हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बार एक नॉलेजेबल वीडियो में। तो जैसा कि मैं कोशिश करता हूं कि हर एक वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिले, तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि नेपाल अब अपने सैनिकों को अग्निपथ से भर्ती नहीं करवाएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में लाइन पढ़ी होगी, बट हम जानेंगे कि नेपाल और अग्निपथ ये क्या रिलेशन है इनका, क्योंकि अग्निपथ तो हमारे लिए है, इंडियंस के लिए, और नेपाल एक अलग कंट्री है। साथ ही साथ अगर ऐसी स्टेटमेंट आई है और मैं आज आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कोई रिलेशन तो होगा। तो वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन क्यों है, और ये नेपाल को क्या दिक्कत है हमारे अग्निपथ से, तो जानेंगे इन सब के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि आपने गोरखा रेजिमेंट का नाम सुना होगा। तो गोरखा रेजिमेंट जो होती है, आज हम इसी के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। आप फोटो में भी देख रहे होंगे, गोरखा रेजिमेंट की ही फ़ोटो है। तो नेपाल ने क्या बोला, देखिए, नेपाल हैज़ पोस्टपोन्ड द रिक्रूटमेंट रैलीज विच वर टू बी हेल्ड इन द कंट्री टू रिक्रूट गोरखा सोल्जर्स फॉर द इंडियन आर्मी अंडर द अग्निपथ स्कीम। तो पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊं, जो अग्निपथ स्कीम है आप सबको वैसे पता ही होगा कि ये इंडियन सोल्जर्स की भर्ती के लिए है, ठीक है। तो इंडिया के जो यूथ है वो आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी नेवी किसी में भी, तो उसके लिए ये एक एज क्राइटेरिया, साथ ही साथ इसमें 4 साल का एक टूर ऑफ ड्यूटी रखा गया है। टूर ऑफ ड्यूटी मीन्स 4 साल के लिए आपकी भर्ती होगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको 25% को रिटेन कर लिया जाएगा, बाकी को वापस भेज दिया जाएगा। कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी, सबसे बड़ा इसका इशू। अब हम जानते हैं इनकी ट्रीटी क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एज फॉर नाउ स्टॉल द रिक्रूटमेंट। इन्होंने मना कर दिया कि जो हमारे गोरखा सोल्जर्स है, क्योंकि जो गोरखा रेजिमेंट है ना, उसका जन्म ही नेपाल से हुआ है। तो गोरखा रेजिमेंट, बट हम अपनी इंडियन आर्मी में भी देखते हैं। तो ये है एक एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट अभी हम जानेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि नेपाल ने इस जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना था उनकी साइड से आए हुए गोरखा का इंडियन आर्मी में, उसको मना कर दिया है अभी के लिए। क्यों मना किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारे एक तो एग्रीमेंट को तोड़ता है, एग्रीमेंट का ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है। साथ ही साथ हमें चिंता है अपने सोल्जर्स की, क्योंकि चिंता मीन्स कि ये जो रिक्रूटमेंट स्कीम इन्होंने बोली है ना कि आप सिर्फ 4 साल के लिए ही रखेंगे, उसके बाद फ्यूचर उनका सिक्योर नहीं है। तो उसी को उन्होंने मुद्दा बनाया है और कहा है कि हमें ये मंजूर नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि आपने अगर ऐसा कुछ किया तो ये या तो हमारे वाले सोल्जर्स पे अप्लाई मत कीजिए, और अगर आप करना चाहते थे तो आपने हमसे कंसल्ट क्यों नहीं किया। तो ये 2 पॉइंट उन्होंने उठाए हैं। तो दिस इज़ अबाउट द इनसिक्योरिटी ऑफ द यंग कैडेट्स हु विल बी आउट ऑफ सर्विस आफ्टर द 4 ईयर्स। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 4 साल के बाद आप उन्हें बाहर कर देंगे, तो उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, क्या उनका कोई फ्यूचर के बारे में आपने कुछ सोचा या नहीं, या फिर सिर्फ आप 10-12 लाख रुपए पकड़ा के उन्हें भेज दोगे। तो ये नेपाल ने अपना मुद्दा उठाया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि ये ट्रीपैट्राइट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड यूके, मतलब ट्रीपैटाइट का मतलब होता है 3 पक्षीय। यहाँ पे 3 पक्ष है, इंडिया, नेपाल एंड यूके। यूके मीन्स ब्रिटेन, ठीक है। तो ये बात है आज़ादी के टाइम की। हम 1947 में आज़ाद हुए, और नेपाल जो था वो 1923 में ही आज़ाद हो गया था, क्योंकि नेपाल में इतना कुछ था भी नहीं, तो ब्रिटेन ने उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं। 1923 में नेपाल आज़ाद हो गया। अब नेपाल जब आज़ाद हुआ, बट जो गोरखा रेजिमेंट बनी थी वो बनी थी 1915 में। वो पहले ही बन गई थी, जब सारा का सारा ब्रिटेन के अंडर ही आता था। तो ब्रिटेन वालों ने ही बनाई, तो तब कौन सा सोल्जर्स कहाँ जा रहा है वो तो कोई दिक्कत उसमें थी नहीं। लेकिन नेपाल अलग हुआ। अब जो गोरखा रेजिमेंट थी वो इंडिया के लिए काम करती थी, मतलब ब्रिटेन के लिए उस टाइम पे काम करती थी, आज़ादी से पहले, नेपाल की आज़ादी के बाद और इंडिया की आज़ादी से पहले। तो वो नेपाल के सोल्जर्स थे और इंडिया के लिए काम करते थे। तो ब्रिटेन ने उनसे पूछा, तो उन्होंने भी सहमति दिखाई। उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, हमारी जो रेजिमेंट है जैसा काम करती है वैसे ही काम करती रहेगी। तो वो वहाँ के सोल्जर्स इंडियन आर्मी में प्रॉपर डिप्लॉय होते गए। अब आया आज़ादी का टाइम 1947, 15 अगस्त 1947 में भी ये एक एग्रीमेंट हुआ कि बताइए अब क्या करना है गोरखा रेजिमेंट का। तो नेपाल की गवर्नमेंट ने भी डिस्कस किया होगा। उन्होंने ये बोला कि हमें भी कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारे गोरखा सोल्जर्स अभी भी इंडिया को सर्व करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यही इस पूरी स्लाइड में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका PDF भी आपको शेयर ज़रूर कर दूँगा। तो उन्होंने जब ये बोला तो सेम चलता रहा, वही प्रोसेस चलता रहा। कुछ रेजिमेंट्स
बंद हो गई। कुछ रेजिमेंट्स को ब्रिटेन में वालों ने अपने एक्वायर कर लिया और कुछ रेजिमेंट्स इंडिया में आ गई। कौन कौन सी रेजिमेंट है उसके भी नाम मेंशन है कि 2nd, 6th, 7th एंड 10th वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। वाइल द रेस्ट 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th एंड 9th रिमेन्ड विद द इंडियन आर्मी। इन्होंने कहा हम इंडियन आर्मी को ही सर्व करेंगे, क्योंकि उनके अंदर से भी इच्छा होती थी, इतने सालों से सर्व कर रहे हैं और बाकी कोई ऐसा इशू भी नहीं था कि हम क्यों ना करें। तो उनको सब कुछ बढ़िया लगा, वो करते गए। इंडिया ने बाद में 11th गोरखा राइफल्स भी बनाई। और गोरखा जो होते हैं वो मतलब अपने बहादुरी के लिए काफ़ी जाना जाते हैं। सिर्फ इंडिया और ये इसी रीजन में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में अपनी बहादुरी के लिए फेमस है, इसीलिए इनको बहादुर भी बोला जाता है। और बहादुर नाम आप जानते हैं कि नेपाल में काफ़ी फेमस नाम है बहादुर, तो इसीलिए है क्योंकि गोरखा जो रेजिमेंट होती है ना, ये बहादुरी के लिए ही फेमस है। तो ये इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ऐसे ही सर्व करती रहेगी, तो ये पूरा एग्रीमेंट था। अब देखिए नेपाल ने जो आज का मुद्दा उठाया है, उन्होंने यही बोला है कि आपने हमारे सोल्जर्स को जो आप अपनी आर्मी में रखते हैं, लेकिन आपने जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन आप एकदम से चेंज कर दी, उसके लिए आपने हमें नहीं पूछा। और ऐसा उस टाइम के एग्रीमेंट में भी था कि क्योंकि लोग उनके हैं, सर्व हमारे यहाँ कर रहे हैं, तो कंसल्टेशन थोड़ी बहुत चलती थी। और हालांकि कंसल्टेशन की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि आर्मी का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल नोन था, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है वही था। इसीलिए नेपाल ने कहा है कि आपने इतना मेजर चेंज किया और हमें कंसल्ट नहीं किया, तो हम अपने सोल्जर्स को अग्निपथ स्कीम में नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने अभी के लिए ये जो एग्रीमेंट था ये कैंसिल पे रख दिया। तो ये सारा का सारा ये एग्रीमेंट आपको पता चल गया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। अब अग्निपथ स्कीम क्या है ये तो वैसे आप सबको पता ही है, फिर भी मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। 4 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, यंगर ट्रूप्स को लेंगे। 17.5 से 21 साल की इसकी एज है। हालांकि 2022 के लिए इसकी एज जो है 23 साल कर दी है, मैक्सिमम एज 23 साल कर दी है। बाकी बाद में ये 21 साल ही हो जाएगी, ऐसा अभी तक का मानना है। और उसके बाद 25% को रिटेन कर लिया जाएगा, उनको अग्निवीर बोला जाएगा, बाकी सबको घर भेज दिया जाएगा। और यही सब है इसमें। तो आई होप आपको ये जो इशू चल रहा है करंट में ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसा ही मिलते रहेंगे हम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।